सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम ये जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे शीमो की मुलाकात जोंगमिंग और उसकी बेटी जोंगशू से होती है और बेसिकली ये लोग वो फैमिली से मिलने जा रहे थे क्योंकि उनकी बेटी ऑलरेडी वो फैमिली के एक मेंबर से ऑलरेडी इंगेज्ड थी। लेकिन इस सफर में इनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है और यहाँ पे अपनी बेटी जोंगशू को बचाने के चक्कर में जोंगमिंग की जान चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अपने जोंग फैमिली का बहुत ही प्रीसियस ट्रेजर शीमो के हाथ दे देता है और कहता है प्लीज मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। जिसके बाद शीमो जोंगशू को एस्कॉर्ट करते हुए उसे वो फैमिली के पास ले जाता है। और आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम गोल्डन ड्रैगन गैंग के 2 मेंबर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बंदे को बुरी तरीके से मार रहे थे क्योंकि वो उन्हें पैसे देने से इनकार कर रहा था। और ये लोग मारते हुए कह रहे थे कि हम तो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें वो पैसे हर हाल में हमें देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे बाकी बचे जो लोग थे जो कि ये नजारा देखते साथ ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी दौरान हम एक कमरे की खिड़की में 2 लोगों को देखते हैं जो कि इस गोल्डन ड्रैगन गैंग के बारे में बातें कर रहे थे और उनमें से एक बंदा कहता है कि ये गोल्डन ड्रैगन गैंग तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि इनका जो लीडर है वो तो इंसानों को कच्चा खा जाता है। सच में गुकुई बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। यहाँ पे जिस बंदे पे ये लोग पीट रहे थे वो बंदा लड़खड़ाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ा रहम करो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं तुम लोगों को दे सकूं। कि तभी इनका जो यहाँ का सरदार था वो कहता है कि चलो यहाँ आओ, एक काम करते हैं। वो उसे एक खाने का गर्म प्याला देता है और कहता है कि इसमें जो खाना है इसे टेस्ट करके बताओ कि ये अच्छा है या बुरा। यहाँ पे वो बंदा उस गर्म खाने को बिना रुके खाने लगता है कि तभी ये जो बंदा था अपनी तलवार की नोक को उसके आगे करते हुए बताता है कि तुम्हें पता है कि आज सुबह की ही बात है, यहाँ पास का ही जो कसाई खाना है उसका जो कसाई है उसने भी तुम्हारी जैसी सेम बात कही। उसने भी कहा कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं। तो पता है हमने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद वो उसके मुंडी को पकड़ता है और खाने की तरफ झुकाता है और कहता है मैंने उसे मार दिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जरा इस मीट के पीस को टेस्ट करके बताओ कि आखिर ये टेस्ट कैसा है। अब यहाँ पे जैसे उसे पता चलता है कि ये किसका मीट है तो वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, जो देखकर आसपास के लोग हंसते हैं। कि तभी यहाँ पर गुकुई कहता है कि चलो चलो अब बताओ क्या यहाँ पर इसके जैसे और भी लोग हैं जो कि यही कहेंगे कि उनके पास पैसे नहीं। जिसके बाद वो अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि कोई भी अगर रेजिस्ट करे पैसे देने से तो उन्हें वहीं पे मार देना। कि तभी यहाँ पर फैमिली आता है और कहता है कि पर मैं तो रिफ्यूज करूंगा। जिसपे गोल्डन ड्रैगन का ये लीडर कहता है कि ओह मुझे लगा ही था कि ये तुम ही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और तुम्हारा ये ब्लैक फॉक्स सोसाइटी वाली गैंग यहाँ मुझे देखने को मिलेगी। जिसपे फैमिली कहता है कि अपनी औकात से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इतना भी पंगा मत लो कि बाद में तुम पे भारी पड़ जाए। जिसपे गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे। हाँ वैसे तुम्हारी बॉडी में ज्यादा मीट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें मार के रहूंगा। ये कहते साथ ही वो उस पे हमला करता है। कि तभी यहाँ पर फैंगली कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए इस सिटी का जो ईस्टर्न साइड है वो हमारी ब्लैक फॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो आखिर तुम हमारे इलाके में शिकार करने क्यों आए हो। जिसपे गुकुई कहता है कि तुम्हारा जो सेकंड इन कमांड है उसे तो मैंने ऑलरेडी मौत के घाट उतार दिया है, अब तुम्हारी बारी। जिसपे फैंगली कहता है कि मैं अपने साथी का बदला तुमसे लेके रहूंगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच जंग चल ही रही होती है कि तभी एक बंदा आकर अपने गोल्डन थ्रेड से इसे बांध देता है और फिर दूसरा बंदा इसे पूरी तरीके से निहत्था कर देता है, जो देखकर फैंगली पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन गैंग थी उसने इसके गैंग मेंबर्स को पूरी तरीके से चारों खाने चित कर दिया था और अब इसके पास अपनी जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसी दौरान जो गुकुई है वो उस पर हमला करते हुए कहता है कि क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी लगने वाली है, अब तुम्हें मारकर तुम्हारा जो ये इलाका है ये भी मेरा हो जाएगा। कि तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा पर्सन आके उस पे हमला करता है, जिस वजह से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक मास्टर मैन यहाँ पे सभी को काउंट करते हुए कहता है कि ओह तो तादाद में ये लोग बस 7 बचे हैं। फैमिली तो जब इस इंसान को देखता है तो उसकी जान में जान आती है और वो कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। फायर फिस्ट आखिर तुम कहाँ थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे जिसका नाम फायर फिस्ट है यानी कि इसने अपने नाम को रिवील नहीं किया और वो गुकुई की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है और गुकुई भी कहता है कि ओह तो तुम वही फायर फिस्ट हो जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन गैंग का एक बंदा इस पे हमला करता है, लेकिन जो फायर फिस्ट है वो सिंगल फिस्ट अटैक से ही इस बंदे को ढेर कर देता है। कि तभी वही गोल्डन रोप वाला बंदा उसे जकड़ता है और कहता है कि आखिर ये किस टाइप का हीरो जो कि इतना शर्मीला है कि एक मास्क के पीछे छिपा बैठा है। यहाँ पे फायर फिस्ट उसे भी खींचता है और सिंगल पंच से ही इसे भी ढेर कर देता है। गुकुई की तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है, वो पैनिक करते हुए पीछे हटता है लेकिन अपने सारे साथियों को इस पे एक साथ हमला करने का ऑर्डर देता है। सभी लोग उसकी बात
सुनते ही कूद पड़ते हैं, लेकिन फायर फिस्ट के सिंगल अटैक से ही ये सभी लोग भी नॉकआउट हो जाते हैं। और फिर फायर फिस्ट उड़ते हुए आकर गोकू के पेट में एक जोरदार मुक्का लैंड करता है, उसे हवा में ले जाता है और घुमा के दूसरा मुक्का भी उस पर लैंड करता है। इसी के साथ वो एक फाइनल स्ट्राइक से भी इस पर अटैक करता है, जिससे आसपास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसी के साथ यहाँ पे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है और हमें थोड़ी देर बाद ब्लैक फॉक्स गैंग का जो ठिकाना होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग फायर फिस्ट का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरे साथ साथ पूरा का पूरा गैंग भी खत्म हो चुका होता। इसी के साथ वो उसे रिवॉर्ड के तौर पे टोटल 290 टायर्स क्रिस्टल्स देता है और फिर वो उसे अपने गैंग में शामिल होने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। उसे कहता है कि हमारी गैंग बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रही है और हमें तुम्हारे जैसी टैलेंट की दरकार है। जिसपे वो कहता है कि ब्रदर फैंग, आपको पता है मैं सिर्फ मार्शल पाथ को ही फॉलो करता हूँ और जितनी बार भी मैंने आपकी मदद की है वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे हर्ब्स के लिए कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं उन्हें बाय कर पाऊँ। और दूसरी बात, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लॉज को फॉलो करते हैं, ना कि बाकी के गैंग लीडर्स की तरह जिन्हें बस पैसों की लालच होती है और वो लोग आम सिविलियंस को स्लॉटर करते हैं। जिसपे यहाँ पे फैंग ली भी समझ आता है कि वो उनके साथ मर्ज नहीं होना चाहता, पर फिर भी वो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ शामिल होते हो तो मैं तुम्हें सेकंड इन कमांड की पोजीशन दे सकता हूँ और ये ऑफर मेरा हमेशा रहेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मेरा गैंग और मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे। इसी के साथ वो कहता है कि पर ब्रदर फैंग, मैंने आपसे एक इंसान के बारे में कुछ पूछा था, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? जिसपे वो उसे एक पेंटिंग देते हुए कहता है कि कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैंने इस पोर्ट्रेट के बहुत से कॉपीज को बनाया है और जो मेरे जाने पहचाने और जितने भी भरोसेमंद साथी हैं मैंने उन्हें ये सारी कॉपीज दी है और उनसे कहा है कि जैसे ही इस इंसान के बारे में उन्हें कुछ भी पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करे, इसलिए चिंता मत करो, जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। जिसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगता है कि तभी वो उसे एक और स्क्रॉल देते हुए कहता है कि मैं एक वेपन को फॉर्ज करना चाहता हूँ, मुझे ये तलाश है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं क्लोज्ड और कल्टीवेशन में बहुत ही जल्द बिजी होने वाला हूँ, इसीलिए मैं ब्रदर फैंग आपके भरोसे इसे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो इस मेथड को रीड करता है काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वाकई में जिसने भी इस वेपन को क्राफ्ट करने का मेथड लिखा है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो मास्टरमैन था वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इससे काम हो जाएगा। जिससे फैंगली कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे फॉर्ज करने के लिए हमें बहुत सी तादाद में रिफाइंड आयरन की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही फेयर फिस्ट अपने पास से कुछ और पैसों को निकालते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए इसे हर हाल में बना देंगे और अगर कुछ और जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर बताइएगा। जिसपे फैंगली उन्हें रखते हुए कहता है कि अरे रे तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर से फेयरवेल कहते हुए फेयर फिस्ट यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पर जैसे एक गली के पीछे जाता है तो अपना नकाब उतार के सामने आता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शीमू है और इतने अमाउंट में मार्शल आर्ट्स का यूज करने की वजह से उसकी बॉडी में अब वो इंजरीज बढ़ने लगी है, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द कल्टीवेट करके अपनी बॉडी में मौजूद इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना होगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीमू सभी को मार्शल आर्ट्स सिखा रहा था और वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को बता रहा था कि आखिर वाइंड टेक्निक का जो 13 फॉर्म है वो क्या है। यहाँ पर वो सभी को बता रहा था कि तुम इस टेक्निक की मदद से अपने ब्लेड को ऐसे स्पिन कर पाओगे जैसे कि हवा अपनी मर्जी से मूव करती है और अगर तुमने वाइंड टेक्निक का 13 फॉर्म मास्टर कर लिया तो तुम अपनी तलवार के सिंगल अटैक से ही अपने दुश्मन को एक झटके में मार गिरा सकते हो और तुम्हें बस इसके लिए वाइंड पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल हासिल करना होगा। इसी के साथ वो एक सिंगल स्लैश अटैक करता है जिसमें कि उसने बस हवा की ताकत का यूज किया था और यहाँ पे उसने बहुत बड़े बड़े वुडन पिलर्स को 2 टुकड़ों में काट दिया था। इसी के साथ वो बताता है कि लेजेंड्स का ये भी कहना है कि ये जो 13 टेक्निक है वाइंड की ये एक सिंगल ब्लेड इनर टेक्निक से बनाई गई है और ऐसा कहा भी जाता है कि जो इन्हें लगातार 5 बार यूज कर ले उसे सुप्रीम मास्टर कहा जाता है। हालांकि मैंने आज तक खुद से ये कभी चीज नहीं की है और ना ही देखी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसाइपल्स तो तालियां बजा रहे थे कि तभी उसके जो सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो भी कहता है कि ब्रदर शी वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। इसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर शी तुम्हारी ये जो वाइंड रश ब्लेड टेक्निक है ना इसके आगे तो खुद वांग त्यान हावी तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा, वो तुम्हें दादाजी कह के बुलाएगा। अब यहाँ पे वांग फैमिली का एक चमचा होता है जो कि कहना लगता है कि वैसे ये सारी चीजें तो ठीक है लेकिन जो वांग फैमिली का जो यंग मास्टर है वो भी किसी से कम नहीं, उसके ब्लड लाइन की पावर भी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। इवन की उसकी जो एंसेस्ट्रल ब्लेजिंग फायर स्पेयर टेक्निक है वो भी बहुत कमाल की है। जो सुन के शीमू भी कहता है कि फिर तो उससे डील कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे सीनियर ब्रदर एक बात बताइए, क्या वो सच में फैंग सिटी का सबसे नंबर 1 और ताकतवर मार्शल अप्रेंटिस है और क्या वाकई में इसकी ब्लड लाइन की पावर बहुत ही ज्यादा रेयर है? जिसपे सीनियर ब्रदर कहता है कि
यार तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ब्लड लाइन है या नहीं, क्योंकि जब तक हम ब्लड लाइन के पावर को अवेकन नहीं करते ये यूजलेस है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, उनके पास भले ही अवेकन ब्लड लाइन ना हो लेकिन उनकी फैमिली में हर जनरेशन के बंदे के पास ब्लड लाइन की ताकत होती है और उनमें से कब किसकी पावर अवेकन हो जाए किसे पता। लेकिन हाँ, उनकी जो ब्लड लाइन की पावर है वो एक्सट्रीमली प्योर है और बस कुछ ही वक्त की बात है जब वांग तियानहाओ फाइनली अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लेगा। यहाँ पर इसकी बात सुनकर सीनियर ब्रदर कहता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने ही क्लैन के मेंबर की तारीफ करने के बजाय दूसरे फैमिली का कोई मेंबर है उसकी तारीफें कर रहे हो। और हमारा जूनियर ब्रदर शी भी डिवाइन इनेट स्ट्रेंथ को पोजेस करता होगा, मे भी उसकी भी ब्लड लाइन कभी अवेकन हो जाए। जो सुनकर सभी हंसते हैं कि तभी यहाँ पे इनका मास्टर आता है और इनसे कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे वक्त जाया क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोगों को काई युआन मार्शल एकेडमी में एंटर नहीं होना? अगर हाँ तो उसके लिए या तो तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर होनी चाहिए या फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और जिसके साथ ही तुम्हें 4 मार्शल हॉल जॉइंट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को अचीव करना होगा। जिसके बाद सभी को वो प्रैक्टिस का ऑर्डर देता है कि तभी वो शीमू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शीमू, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ अपने पास क्यों बुलाया है? शीमू यहाँ पे कंफ्यूज था और यहाँ पे मास्टर उससे कहता है कि पर इससे पहले अपने मास्टर को जरा ये बताओ कि आखिर तुम बॉडी रिफाइनिंग के किस लेवल पे पहुँचे हो? जिसपे शीमू बताता है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के 11वें लेवल पे पहुँचा हूँ। जिसपे उसका मास्टर भी कहता है कि यार इतने कम सालों में तुमने काफी ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है और तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम तो इस पूरे के पूरे जो फेंग सिटी है उसमें काफी ज्यादा रेयर हो, प्लस तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल वेपन्स तो तुम्हारी बॉडी पे खरोच तक नहीं ला पाती। इसी के साथ वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारा ये जो मास्टर है ना तुमसे काफी ज्यादा हाई होप्स रखता है, उम्मीद करता हूँ कि इस कॉम्पिटिशन में तुम ही फर्स्ट आओगे। जिसपे शीमो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मास्टर मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। कि तभी उसके दिल में बहुत तेजी से पेन होता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। कि तभी मास्टर उसके पास आकर कहता है कि शीमू आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिसपे शीमू कहता है कि कुछ खास नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ब्लड फ्लो में अचानक से कहीं ब्लॉकेज हो गया है, माफ करना मास्टर कि मैंने आपको शर्मिंदा किया। जिसपे इसका मास्टर कहता है कि तुम्हें की सेंसिंग को जल्द से जल्द कॉम्प्रोहेंड करना होगा और फिर वो उसे एक प्रिस्क्रिप्शन देता है जिसमें कुछ मेडिकल हर्ब्स लिखे हुए थे और बताता है कि इन्हें जल्द से जल्द लो और दिन में 3 बार इन हर्ब्स के पानी में खुद की बॉडी को साफ करना। शीमू जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन देखता है तो कहता है कि मास्टर आखिर ये क्या है? कि तभी इसका मास्टर बहुत कूल वे में उससे कहता है कि असल में तुम्हारा ये मास्टर ना तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग का आयरन रिफाइनमेंट मेथड सिखाने वाला है और ये हमारी इस लिउ फेंग मार्शल हॉल की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है। जो सुनकर शीमू और ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन वो कहता है कि मास्टर क्या मुझे सच में ये सीखना चाहिए? जिसमें अब इसका मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मेथड है ये सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल को ही सिखाया जाता है और मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जिसपे वो शुक्रिया अदा करता है। जिसपे मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, जरा देखते लो, क्योंकि वो जो हर्ब्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब तक तुम इन्हें बाय करके नहीं लाते मेरे पास तब तक मैं तुम्हें सिखाने नहीं वाला। अब शीमू जैसे उनके प्राइस को चेक करता है उसके भी होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है? जिसपे मास्टर उससे कहता है कि और क्या, तुम्हें क्या लगा कि डायरेक्ट डिसाइपल बनना इतना आसान है? तुम्हारे पास न सिर्फ स्किल होनी चाहिए बल्कि तुम्हारी जेब भी भारी होनी चाहिए। जिस पर शीमू उसका शुक्रिया अदा करता है और मास्टर उससे कहते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। शाम के वक्त शीमू को दिखाया जाता है जो कि एक घर की छत पे लेटा हुआ था और वो उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर कहने लगता है कि इसमें तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। नहीं नहीं, मुझे इसे 1 महीने में ही करना होगा। लेकिन यार ये इतने ज्यादा महंगे हैं कि भाई मैं तो पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊंगा। कि तभी यहाँ पे जिन यूहान आती है और कहती है कि ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ है, किस बारे में इतना सोच रहे हो? हाँ, ये मत कहना कि आप वापस से पैसों को लेकर फिक्रमंद हो रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन हुआन बड़ी होके काफी ज्यादा सुंदर बन चुकी है। जिस पर शीमू कहता है कि वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये बताओ आजकल तुम यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों दिख रही हो? जिस पे वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि ये मेरे भाई का घर है, मेरे भाई की जगह है, मैं क्यों ना आऊँ? जिसे देखकर शीमू कहता है कि तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर जिन फैमिली के एल्डर्स को पता चला कि तुम फिर से यहाँ आई हो तो वो तुम्हें दोबारा चिल्लाएंगे। जिस पे जिन युआन कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरा बड़ा भाई है ही ऐसा कि वो किसी से भी हेल्प नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे तो उसकी फिक्र होगी ना। जिसके बाद वो उसे कॉइन से भरा हुआ एक बैग देती है और कहती है कि इसे रखिए। और हाँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो आयरन रिफाइनिंग मेथड है उसमें बहुत से रेयर हर्ब्स की जरूरत पड़ती है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इन पैसों को रखिए और अपना काम कीजिए। लेकिन हाँ, अगर ये कम पड़ते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाकी भी अरेंज कर लूंगी। जिसपे शीमू कहता है कि लेकिन पर मैं ये नहीं ले सकता। ये सुनकर जिन युआन कहती है कि पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना आप इसे रखिए तो मतलब रखिए। जिसपे शीमू भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं इसे एक लोन की तरह ले रहा हूँ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। जो सुनकर जिन युआन हंसती है और तभी हमें पास्ट का एक
एक सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों काफी ज्यादा छोटे थे और यहाँ पे जिन युआन रो रही थी क्योंकि उसे यहाँ पे जिन तियान ने बुली किया था। कि तभी यहाँ पर शिमो आ जाता है, उसे कैंडी देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उस जिन तियान के बच्चे को बहुत अच्छे से सबक सिखाया है, अब वो आगे से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा और अगर इसने किया ना तो मैं फिर से इसे सबक सिखाऊंगा। ये सुनते साथ ही जो जिन यूहान है वो कहने लगती है कि आखिर आप मेरे साथ इतने ज्यादा काइंड क्यों हैं, जिस पे जिन यूहान कोई जवाब नहीं देता और तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिन यूहान को देखते हैं जो कि हंसती है और फिर कहने लगती है कि ठीक है ये लोन रहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने ही रही हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि बीते 10 सालों में तुमने मुझसे बहुत से कर्जे लिए हैं, सबको एक साथ चुका देना। अब उसकी बात सुनकर यहाँ पे शिमो स्माइल करता है कि तभी वापस से उसके हार्ट में वही पेन शुरू हो जाता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो यहाँ पे बेहोश होने की हालत तक पहुँच जाता है और तभी वो छत से लुढ़कता हुआ गिर जाता है, जिसे देखकर जिन युआन उसके पास जाकर कहती है सीनियर ब्रदर आखिर क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। कि तभी यहाँ पे हम शिमो को एक अलग ही जगह पे पाते हैं। वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर खुद को एक जायंट से बीस्ट के अंदर पाता है। उसके सामने एक बड़ा सा माउंटेन होता है कि तभी उसे ऐसा फील हो रहा था कि इसके पास आइस पावर है और वो इमीडिएटली वहाँ से जंप करती हुए उस माउंटेन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उसके बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और ये उछलते कूदते उस माउंटेन की चढ़ाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शिमो खुद से कहता है कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल ही नहीं। यहाँ पे ये जो मंकी था ये उछलते कूदते माउंटेन की टॉप पे पहुंच जाता है और यहाँ पे आते साथ ही वो इतना जोरदार अटैक करता है कि यहाँ पर इस माउंटेन से लावा निकलने लगता है। कि तभी वो चांद के सामने अपनी बॉडी से कुछ साइंस को बनाने लगता है जो देखते साथ ही यहाँ पे शिमो कहता है कि ये जो कुछ भी कर रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मेरिडियंस पहले से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट एप है ये मेडिटेट करने में बैठ जाता है, लेकिन इसका जो स्टाइल था ये था मून मेडिटेशन मेथड, जिस वजह से शिमो की जो कॉन्शियसनेस है ये भी काफी ज्यादा वाइड हो जाती है। अब यहाँ पे शिमो भी कहता है कि ये व्हाइट एप तो मून मेडिटेशन मेथड को कर रहा है। इसी दौरान यहाँ पे मेडिटेट करते हुए इस एप की आंखों से तेज रोशनी निकलती है, जिसके साथ ही शिमो को होश आ जाता है और यहाँ पे जिन युआन जो कि इसके पास ही मौजूद थी वो उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। कि तभी यहाँ पर जिन युआन की मदर आ जाती है और वो उसे कहती है कि युआन तुम्हें जरा तमीज से पेश आना चाहिए। अब यहाँ पे उसे देखते साथ ही जो शिमो है वो बताने लगता है कि आंट ये चीज मेरे साथ फिर से हो रही है, जिस पे वो कहती है कि क्या ये ब्लॉकेज वाली चीज तुम्हें बार बार फील हो रही है। जिस पे शिमो बताता है कि पहले जब ये होता था तो मेरे थोड़े बहुत कल्टीवेट करने की वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो जाता था, लेकिन अब तो ये मेरे मेरिडियंस तक पहुंच चुकी है और ये बार बार मुझे इंटरप्ट भी करता है, जिस वजह से मुझे तकलीफ भी होती है। ये सुनकर जिन युहान उसकी मदर से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कि तभी शिमो बताता है कि मैं पहले से ज्यादा कमजोर भी फील कर रहा हूँ। इसी दौरान उसे वो सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो भी कुछ उसने अपने कॉन्शियसनेस के अंदर देखा और फिर वो बताता है कि असल में अभी कुछ देर पहले जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मेरे कॉन्शियसनेस को किसी ने गाइड किया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे गाइड करते हुए एक ऐसे मेथड के बारे में बता रहा था जिसके जरिए से मैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज ढूंढ सकता हूँ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे जो शिमो की आंट है वो कहती है कि बताओ आखिर तुमने क्या देखा। कि तभी शिमो हेजिटेट करता है और कहता है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं। जो सुनकर यहाँ पे उसकी आंट कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस की स्प्रिट पिल को कंज्यूम करना ही होगा वरना इसका कोई इलाज नहीं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि शायद। कि तभी शिमो समझ आता है कि वो क्या कहना चाहती है, पर तभी वो उससे कहती है कि शिमो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बॉडी रिफाइनिंग को कल्टीवेट करना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सको। जिस पे शिमो हाँ में जवाब देता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। कि तभी आंट जैन बताने लगती है कि जब तुम 5 साल के थे तब से ही तुमने तुम्हारी ये चेस्ट टाइटनेस वाली सिम्टम्स को शो करना शुरू कर दिया था, तब से ही तुम्हारी ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। जो सुनते साथ ही वो भी शॉक्ड था और कहता है कि क्या सच में क्या शीतिंग ने इस बारे में आपको बताया था। जिस पे वो बताती है कि नहीं, असल में जिस साल वो हमारी जिन फैमिली में आया था तभी उसने ऐसे सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए थे और तब से ही मैं समझ गई और इसके पीछे का जो भी रीजन है उसे मैंने अपने अंदाजे से पता लगाया। ये सुनकर शिमो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जब उसने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था उसका मतलब ये है कि वो उस पिल की तलाश में निकला था। जिस पे आंट ज़ेंग बताती है कि हाँ तुमने सही समझा, उसे वो की स्प्रिट पिल चाहिए थी, इसी वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने अंतिम समय में ही मुझे सब कुछ बताया और उसने मुझसे ये वादा भी लिया कि मैं उसके जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं। वो इतने साल तक मुझसे भी दूर रहा लेकिन फिर भी उसने उम्मीद की कि मैं उसके विश को फुलफिल करूंगी। जिसके साथ ही वो बताती है कि पर अफसोस है कि इतने सालों तक वो बस जिन फैमिली के लिए किसी स्लेव की तरह काम करता रहा ताकि बस कैसे भी करके उसे एक की स्प्रिट पिल मिल जाए, पर अब जबकि वो मारा जा चुका है तो उसके हिस्से की जो की स्प्रिट पिल है वो तुम्हें मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम भी शायद उसकी तरह ही मारे
जाओ। ये सुनते साथ ही जिन यू हान कहने लगती है कि पर मदर आपने तो कहा था कि अगर ब्रदर उस 4 हॉल कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पे आते हैं तो एंसेस्टर उसे की स्प्लिट पिल देगा, है ना। जिसमें वो बताती है कि ये मामला जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, तुम्हें सब कुछ खुद से ही करना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करके इस कंपटीशन को हर हाल में जीतना ही होगा। जिसपे शिमू भी हमें जवाब देता है और आन सेंग कहती है कि ठीक है फिर फिलहाल तुम खुद की रिकवरी पे ध्यान दो और हम दोनों तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसपे जिन यू हान भी कहती है कि ठीक है फिर मुझे भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फायर फिस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे उसने एक सिंगल अटैक से ही सभी को धो के रख दिया और हमें उससे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुम्हारा जो गोल्डन ड्रैगन गैंग है वो भी तो इसकी चपेट में आ चुकी थी। यहाँ पे गुकुई कहने लगता है कि हाँ और मुझे लगता है कि वो जो यंग मास्टर वांग है उसका मुकाबला भी कर सकता है, उसका वो राइवल भी बनने लायक है। अब यहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने वेपन को साफ कर रहा था कि तभी जैसे ही वो फैमिली का यंग मास्टर का नाम सुनता है तो वो यहाँ पर अपनी स्टिक को जैसे ही पटकता है तो ये दोनों दूर छिटक जाते हैं और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर वो फैमिली के यंग मास्टर को मेंशन कर रहे हो और इसी वजह से मेरा अब उस बंदे पे इंटरेस्ट आ गया है। चलो देखते हैं कि आखिर कौन है ये फायर फिस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।